वेलकम टू न्यूटी नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। तो इससे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर जो कि 1526 में इंडिया आया था और उसने 1530 तक यहाँ पे रूल किया। तो हमने इसको लर्न करने का मेथड भी सीखा था, क्योंकि मुगल एम्पायर यहाँ पे रहा है लगभग 200 साल और इसके बाद आया था ब्रिटिश रूल और वो भी रहा 200 साल। तो हम क्या करते हैं कि 400 साल हम पीछे चले जाते हैं जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, क्योंकि वो तो सभी को लर्न रहता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हम इससे चले जाते हैं 400 ईयर्स बैक, मीन्स हम 1500 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये होता है 2 और 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 6, यानी कि 1526। ये देखिए तब बाबर यहाँ पे आया था। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी और अफगान सपोर्टर को हराया था पानीपत के बैटल में। तो उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1527 में उन्होंने हराया था राणा सांगा, राजपूत रूलर्स और उनके कुछ साथियों को खानुआ में। और ठीक उसके एक साल बाद यानी कि 1528 में उन्होंने हराया था चंदेरी में और दूसरे राजपूत को, और साथ ही साथ आगरा और दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित भी किया था। तो अब हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो शासनकाल रहा है उसे 2 पीरियड्स में बांटा है। तो पहला उन्होंने राज किया था 10 ईयर्स और उसके बाद 50 ईयर्स जब फिर से वो इंडिया आए तो उन्होंने रूल किया था सिर्फ 1 साल। तो अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 कि हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर, हिज ब्रदर्स वाज ईच गिवन अ प्रोविंस। तो हुमायूं ने अपने फादर की इच्छा के अनुसार इनहेरिटेंस को अपने सारे भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया था। हर एक भाई को एक एक प्रोविंस मिला था। प्रोविंस होता है छोटे छोटे राज्य, आज के जैसे राज्य मत समझ लेना, क्योंकि उस टाइम छोटे छोटे राज्यों को प्रोविंस बोला जाता था। तो अब क्या हुआ कि उसका एक हाफ ब्रदर था, मीन्स की सौतेला भाई मिर्जा कामरान। तो उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, तो वो हमेशा हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे ही सब कुछ मिले। और साथ ही साथ कुछ और दुश्मन थे अफगान कॉम्पिटिटर्स, जिन्हें कि बाबर ने पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोधी के साथ हरा दिया था। तो उन्होंने भी फिर से अपना फन उठाया, तो उन्होंने हुमायूं पर अटैक किया। तो साथ ही साथ मिर्जा कामरान भी उसे प्रॉब्लम कर रहा था, तो बेचारा ढंग से लड़ नहीं पाया। और तो अफगान कॉम्पिटिटर ने क्या किया कि चौसा के युद्ध में और कनौज के युद्ध में उसे हरा दिया और सीधे भगा दिया उसे ईरान। तो क्या हुआ कि 10 साल रूल करने के बाद वो चला गया सीधे ईरान, क्योंकि उसे यहाँ कहीं कोई भी मदद नहीं मिली। तो पहले वो जा रहा था अपने भाई मिर्जा कामरान के यहाँ, क्योंकि वो तो उसे जलता ही था, तो वो उसे क्यों मदद करेगा। तो उसने बल्कि उल्टा कहा अपने सिपाहियों से कि यहाँ आने से पहले उसे खत्म कर दो। तो उसको ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए वो सीधा चला गया इमरान, और तो वहाँ उसे हेल्प मिली सफाविद शाह से। तो सफाविद शाह वो हैं कि जिन्होंने एक बार बहुत पहले बाबर की भी हेल्प की थी, जब बाबर को उज़्बेक्स ने उसके सिंहासन से उखाड़ फेंका था। तो उसने कहा था कि तुमने मेरी पापा की हेल्प की, इसलिए मेरी भी हेल्प करो, और उन्होंने उसकी हेल्प की भी। तो साथ ही साथ क्या हुआ कि जब उसको पावर आ गई तो उसने फिर से दिल्ली में आफ्टर 15 ईयर्स, यहाँ पे ध्यान देना कि 40 के बाद 1555 में आया, आफ्टर 15 ईयर्स वो फिर से दिल्ली आया और उसने दिल्ली को कैप्चर किया। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद जब वो लाइब्रेरी बना रहा था तो उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान वो मर गया। तो ये है वो बिल्डिंग, मीन्स की लाइब्रेरी, क्योंकि हुमायूं को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो इसलिए उसने पहले 10 साल रूल किया, फिर उसके बाद 1 साल रूल किया। तो यानी कि उसने सिर्फ 11 ईयर्स रूल किए थे यहाँ पर। तो अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर और औरंगजेब 2 ऐसे रूलर थे जिन्होंने कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रूल किया था, यानी कि 49 to 50 ईयर दोनों ने रूल किया था यहाँ पर। अकबर के शासनकाल को भी उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। अकबर जब वो बहुत छोटा था, यानी कि सिर्फ वो 13 ईयर्स ओल्ड था, तो वो सिंहासन पर बैठ गया था। तो उसे तब संरक्षण मिला था बैरम खान का। तो बैरम खान उनका सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था, और उसे अपनी सल्तनत से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। तो उसने अकबर को बहुत अच्छे से सिखाया, इतना कुशल उसने योद्धा बनाया कि उसको जीतना एकदम इम्पॉसिबल हो गया था उसके शासनकाल में। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अकबर बड़ा होता है अपने रीजन, यानी कि जो बैरम खान है उनसे, और साथ ही साथ अपने जो घरेलू स्टाफ से उनसे फ्री हो जाता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा होता है ना। तो कहा तो ये भी जाता है कि बैरम खान और अकबर के रिश्तों में बाद में कुछ कड़वाहट आ गई थी,
क्योंकि अकबर की एक दूध माता थी, उनका नाम था महामंगा। तो उन्होंने बैरम खान जो कि उनका वजीर था उसके खिलाफ अकबर को काफ़ी भड़काया, तो उसको भेजा गया मक्का और बीच रास्ते में उसे मरवा दिया गया। तो ज़्यादातर इतिहासकार ये बोलते हैं कि उसे मरवाया है महामंगा ने, बहुत कम ये भी बोलते हैं कि उसे मरवाया है अकबर ने। तो ये तो खैर वही जानते होंगे कि किसने मरवाया है। खैर आगे हम पढ़ते हैं कि मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना। तो अकबर ने अपने शासनकाल की फर्स्ट पीरियड में क्या किया कि जो उनके दुश्मन थे, मीन्स के जो सूरीज थे, अफगान थे, जिन्होंने हुमायूं को तंग किया था, हुमायूं को भगाया था ईरान, तो सबसे पहले अकबर ने उन्हें उखाड़ने की सोची। तो उन्होंने उसके विरुद्ध जो है मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किए। तो जब उन्होंने उस पर जीत हासिल कर ली तो उसके बाद उसके नेबरिंग और भी जो किंगडम्स थे जैसे कि मालवा, गोंडवाना, उनके खिलाफ भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन की। तो उसने उनमें से कुछ कुछ किंगडम्स को तो जीता और जो नहीं जीत पाया उनके खिलाफ काफ़ी लंबे टाइम तक मिलिट्री कैंपेन चलता रहा। तो हम आगे पढ़ते हैं कि उसका भी एक भाई था, मीन्स की सौतेला भाई मिर्जा हाकिम। तो उसने भी उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो अकबर ने मिर्जा हाकिम और साथ ही साथ उज़्बेक्स को भी सप्रेस किया। तो उसके बाद 1568 में चित्तौड़ की सिसोदिया कैपिटल को भी सीज कर दिया गया और उसके ठीक एक साल बाद यानी कि 1569 में रणथंभौर को भी सीज कर दिया गया। तो इसको हम अच्छी से मैप में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा। तो अकबर के शासनकाल के फर्स्ट पीरियड में उसने क्या किया कि दिल्ली एंड आगरा से होते हुए उसने अपना किंगडम का विस्तार किया। तो ये हुआ पूरी सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि यहाँ पर देखिए चित्तौड़, रणथंभौर, मालवा, गोंडवाना इत्यादि। अपने पीरियड के दूसरे शासनकाल में क्या करता है कि ईस्ट की तरफ भी जाता है और वेस्ट की तरफ भी जाता है। अपने शासनकाल के थर्ड पीरियड में वो क्या करता है कि कांधार, काबुल, कश्मीर से होते हुए वेस्टर्न डेक्कन की ओर भी मिलिट्री कैंपेन्स करता है। तो अब है अकबर के राज्यकाल का दूसरा पीरियड 1570 to 1585। मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 to 1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। फर्स्ट पीरियड में सेंट्रल इंडिया में कई किंगडम्स को कैप्चर करने के बाद उसने कूच किया पहले वेस्ट की तरफ, मीन्स की गुजरात की तरफ, और उसके बाद उसने कूच किया बिहार, बंगाल, उड़ीसा ईस्ट की तरफ। साथ ही साथ इन कैंपेन्स को और ज़्यादा टफ बनाए उसके सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने, मीन्स कि वो टाइम टू टाइम उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो अब है इसके शासनकाल का थर्ड पीरियड 1585 to 1605, एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। तो इस टाइम अकबर का एम्पायर काफ़ी फैला। तो कैंपेन्स वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, मीन्स कि हमारे इंडिया से बाहर। कांधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद। सफाविद के पास उस टाइम कांधार था, मीन्स कि जो अफगानिस्तान में है इस टाइम। कश्मीर वॉज अनेक्सेड, मीन्स कि कश्मीर भी उसके साम्राज्य में मिला लिया गया। एज ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। तो काबुल भी उसके राज्य में मिला लिया गया, जबकि मिर्जा हाकिम की डेथ हो चुकी थी। मिर्जा हाकिम पहले वहाँ पे राज करता था। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरा, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज अनेक्सेड। तो क्या हुआ कि अब वो वेस्टर्न डेक्कन की तरफ गया, जैसे कि बेरर, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट्स को भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिवेलियन ऑफ द प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर। तो जब अपने शासनकाल के एंड में अकबर यहाँ वहाँ मिलिट्री कैंपेन्स कर रहा था, तो साथ ही साथ प्रिंस सलीम जो कि बाद में जहांगीर बना, तो वो अकबर के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया अकबर का। तो यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि उसने कई बार अकबर को जहर देने की कोशिश की और अकबर की मृत्यु भी शायद जहर देने के ही कारण हुई। हालांकि कई हिस्ट्रियन ये भी मानते हैं कि वो बीमार था। तो अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में 1605 to 1627। जहांगीर जो कि बचपन में सलीम था। मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। तो अकबर ने जहाँ जहाँ मिलिट्री कैंपेन शुरू की थी, जहांगीर ने भी उसे कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमरसिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। तो यहाँ पर ये बात अच्छी हुई कि जो मेवाड़ जिसका सपना अकबर हमेशा देखता रहा लेकिन कभी भी वो सक्सेस हो नहीं पाया, जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप सिंह, तो वो अकबर के सामने कभी भी नहीं झुके। यहाँ तक कि अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए आधा हिंद भी देने की बात की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। लेकिन उसकी दूसरी पीढ़ी अमर सिंह वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए। हालांकि उन्होंने भी हार नहीं मानी, बस वो युद्ध में हारे थे, इसीलिए उन्होंने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट सिख्स एंड अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड।
तो बाद में उसने क्या किया कि सिख से भी अहम, सिख रहते हैं पंजाब में और अहम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और अहमदनगर, वहां भी उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स की जो कि ज्यादा सक्सेस नहीं रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रिंस खुर्रम, जो कि बाद में बना शाहजहां, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, रेबल इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन, तो उसने भी वही किया अपने फादर के साथ जो कि जहांगीर ने किया था अपने फादर के साथ। जहांगीर ने अपने फादर को काफी परेशान किया, तो शाहजहां ने भी ऐसे किया उसके साथ। तो क्या हुआ कि रेबल इन द लास्ट ऑफ द रेन, अपने रेन की लास्ट ईयर में उसने उसे काफी तंग किया। द एफर्ट्स ऑफ नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। मीन्स जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करता था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया करता था। तो उसने काफी कोशिश की कि शाहजहां को अपने हाशिए में उतारने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। नूरजहां शाहजहां की असली मदर नहीं थी, उसकी मदर थी राठौर प्रिंसेस, एक राजपूतानी जैसे कि जहांगीर की थी। तो जहांगीर की मदर थी कछुआ की प्रिंसेस, वो भी एक राजपूतानी थी। तो अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां ने रूल किया था 1627 से 1658 तक। मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। तो इन मुगल एम्परर्स ने भी वहीं अपना कैंपेन चालू रखा जो कि अकबर ने शुरू किया था। अफगान नोबल खान जान लोदी रिबेल एंड वाज डिफीटेड। तो फिर क्या हुआ कि अफगान का एक नोबल खान जान लोदी था, उसने फिर से रेबल किया, मीन्स की विद्रोह किया, लेकिन वो हारा गया। तो अफगान उनके पहले से दुश्मन रहे हैं। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर एंड बुंदेलाज आर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। फिर क्या हुआ कि अहमदनगर में भी उन्होंने कैंपेन किए, अब बुंदेलाज हारे गए और ओरछा को सीज कर दिया गया, मीन्स कि अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ गए। द कैंपेन्स टू सी द बल्क फ्रॉम उज्बेक्स वर अनसक्सेसफुल। उज्बेक्स रहा करते थे बल्क में, उनके खिलाफ उनका कैंपेन जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। और तो साथ ही साथ कांधार भी, जिसे कि अकबर ने जीता था, वो भी सफाविद के पास वापस चला गया। लेकिन क्या हुआ कि अहमदनगर, जो कि अकबर काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, फाइनली इनके साम्राज्य में मिल गया। एंड द बीजापुर फोर्स और बीजापुर ने अपनी मर्जी से उनकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली थी। इन 1657 to 1658 there was conflict over succession among the Shahjahan. The son Aurangzeb was victorious and his 3 brothers including Dara Shikoh were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. तो फिर क्या हुआ कि उसके शासन के अंतिम समय में उत्तराधिकारी के लिए उसके पुत्रों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो उसमें सबसे खतरनाक था औरंगजेब। तो उसने क्या किया कि पहले अपने फादर को अपने एक भाई के साथ मिलकर के जेल में डाल दिया आगरा में। तो वो बेचारा पूरी जिंदगी वहीं पे रहा, वहीं पे मरा। तो उसने साथ ही साथ अपने 3 भाइयों दारा शिकोह समेत सबको मार डाला और खुद वो एम्परर बन गया। तो अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। इसने भी अकबर की तरह 49 to 50 ईयर्स वहां पे रूल किया था। अब हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। इसकी नीतियाँ काफ़ी गलत रही हैं। इसने काफ़ी शोषण किया था लोगों का, जिसकी वजह से कि बाद में काफ़ी विद्रोह हो गया और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रेबल अगेन इन 1680s। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफजाई एंड सिक्स वर टेम्पोररीली सक्सेसफुल। तो फिर क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में जहां पर अहोम रहा करते थे, शुरुआत में तो वो हारे गई, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया जबकि वो पावर में आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया, जैसे कि यूसुफजाई और सिख। अभी उसे शुरुआत में हल्की सी सफलता मिली, लेकिन बाद में उन्होंने भी विद्रोह किया था। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द राठौर राजपूत और मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। क्या हुआ था कि जो भी उस टाइम राजपूत किंग थे, जिनके साथ इनके रिलेशन अच्छे थे, ये क्या करते थे कि हद से ज्यादा वहां पर दखल अंदाजी करते थे उनकी इंटरनल पॉलिसीज में, जिससे कि उनको गुस्सा आ गया तो उन्होंने भी वहां पर रेबेलियन करना शुरू कर दिया। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चैप्टन शिवाजी व इनिशियली सक्सेसफुल। तो क्या हुआ कि शिवाजी इनके पास आए थे शांति के लिए, कि वो नहीं चाहते थे कि फालतू में निर्दोष लोग मारे जाएं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब इंसल्ट शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। शिवाजी को गुस्सा आ गया और तो वहां से वो भाग गए। डिक्लेयर हिमसेल्फ ऑन इंडिपेंडेंट किंग एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेन इन द मुगल्स। तो जब शिवाजी वहां से भाग गए तो फिर से वो इंडिपेंडेंट किंग बन गए और फिर से उन्होंने पावर इकट्ठी करके मुगल्स के अगेंस्ट फिर से कैंपेन करना शुरू कर दिया। प्रिंस अकबर रेबल अगेन औरंगजेब एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज एंड द डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। उसका बेटा था प्रिंस अकबर, उसने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया और उसे सहारा मिला मराठाज का और डेक्कन सल्तनत का। ये वो डेक्कन के सल्तनत हैं जो सबसे पहले दिल्ली में दिल्ली सुल्तान थे।
फिर वो फाइनली सफाविद ईरान भाग गया। अकबर्स रेबेलियन, औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, बीजापुर was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. तो खैर आपको ये सन याद नहीं रखने हैं। क्या हुआ कि औरंगजेब ने डेक्कन में अपने फिर से मिलिट्री कैंपेन को शुरू किया, तो वहां पर मराठा जो है गरिल्ला वॉरफेयर यानी कि गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर थे। औरंगजेब ने भी उसका अच्छे से सामना किया। तो औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रेबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिख, जाट एंड सतनामीज इन द नॉर्थ ईस्ट, द अहोम इन द डेक्कन ऑफ मराठाज। औरंगजेब ने क्या किया कि नॉर्थ इंडिया में जो सिख रहते थे, जाट रहते थे और सतनामीज रहते थे, उनका भी उसने विद्रोह झेला। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम रहते थे और डेक्कन में जो मराठास, उनका भी उसने विद्रोह झेला। और तो उसकी डेथ के बाद औरंगजेब की सन्स में उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। तो अब हम पढ़ेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो मुगल इस बात में यकीन नहीं करते थे कि जो सबसे बड़ा हो यानी कि ज्येष्ठ पुत्र हो उसे ही राजा बना दिया जाए। तो इसके बदले वो क्या करते थे कि दे फॉलो द मुगल एंड टाइमरूड कस्टम ऑफ कंपोजिशनरी इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन्स। तो वो क्या करते थे कि मुगल एंड टाइमरूड कस्टम को फॉलो करते थे, तो जिसमें सारे बच्चों में उनकी वसीयत को बराबर बराबर बांट दिया जाता था। इसे बोला जाता है कंपोजिशनरी इनहेरिटेंस।